So we will discuss chemistry paper. This is from set B and question number 1 to 30. The first question, it tells us about which of the following is the energy of possible excited state of hydrogen. This question is from atomic structure. हमें जो options दिया गया है, I mean question is energy of electron in hydrogen atom. Okay, which is the possible energy level? Options given are that is minus 6.8 electron volt. Option B is minus 3.4 electron volt. Option C, that is plus 6.8 electron volt, and option D, that is plus 13.6 electron volt. Now we know energy of electron in nth orbit, that is given by minus 13.6 into z square by n square. Now हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू क्या होगा? z इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पूछ कर सकते हैं En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर. नाउ n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 लाइक दैट. अगर हम 1 पुट करेंगे तो माइनस 13.6 हो जाएगा. वेयर एज इफ वी पुट 2, तब हमें क्या आ जाएगा? इफ n इज इक्वल टू 2, देन E2 वो कितना हो जाएगा? माइनस 13.6 इंटू 1 बाई 4 विच इज माइनस 3.4. तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? दैट शुड बी ऑप्शन बी. दैट इज आंसर इज बी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है in the following sequence of reaction, that is sequence of reaction क्या है? Toluene, इसको ऑक्सीडाइज किया यूजिंग KMnO4, ठीक है, A, फिर इसके बाद SOCl2 पुट किया, B, एंड देन H2 PD BaSO4 C. हमें पूछा गया है व्हाट इज C. ये C ये क्या है? ठीक है. ऑप्शंस तो आप लोगों के पास होगा ही, क्वेश्चन पेपर तो है ही. तो हम लोग अगर देखिए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है. तो अगर बेंजीन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसमें अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन रहता है तो KMnO4 उसे ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है. यानी कि जो A है, A क्या हो जाएगा? दैट शुड बी बेंजोइक एसिड. एंड SOCl2 से बेंजोइक एसिड जो है दैट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजोइल क्लोराइड. एंड जब बेंजोइल क्लोराइड को आप लोग H2PD BaSO4 से ट्रीट करेंगे, ये एक्चुअली रोसेनबार्ग रिडक्शन है. तो रोसेनबार्ग रिडक्शन में क्या होता है? इट इज पार्शियली रिड्यूस्ड टू गिव benzaldehyde. Very simple question. The answer for this one will be benzaldehyde, and from the options we can see that is given in question, मतलब option number C or 3. So answer for this one, that is 3. This one we can say it is not B, that is basically आंसर 2, बिकॉज ऑप्शंस यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में दिया गया है. तो इसका आंसर हो जाएगा 3. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एल्कीन. यहाँ पे एल्कीन का ओजोनोलिसिस के बारे में पूछा गया है. एंड इनफैक्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया है, और वहां से हमें रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है कि किस रिएक्टेंट के ओजोनोलिसिस से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. प्रोडक्ट जो गिवन है दैट इज 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सानल.
ठीक है, तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें, हेक्सानल 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज हेक्सानल, फाइव में कीटो है तो यहाँ पे कीटो ग्रुप एंड 2 में मिथाइल है, ठीक है ना। ये हम लोग बना रहे हैं बाय ओजोनोलिसिस। सो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ये होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये 1 और 5 यहाँ पे कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जिसको ब्रेक करके हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ना इसमें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 5 मेंबर रिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने 5 मेंबर रिंग बनाए, उसको नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि उससे सही पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड ग्रुप्स दैट कैन बी अंडरस्टूड। तो देखो 1 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और 5 में क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, तो 5 में एक मिथाइल ग्रुप हमने दे दिए। और 2 में क्या जुड़ा हुआ है, और एक मिथाइल ग्रुप। तो ये अब मतलब हम लोगों का स्टार्टिंग मटेरियल होगा। तो इसका जब हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो विल बी गेटिंग दिस। एंड लुकिंग इनटू द ऑप्शंस, इसके लिए जो आंसर आता है दैट इज आंसर इज 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, that's also very simple question. I mean, if we have slight idea about the periodic properties, so we can do it easily. यहाँ पे क्या है, आयनिक रेडियाई, इसका ऑर्डर क्या होगा बेसिकली। जो कंपोनेंट्स दिया गया है हमें, N3- नाइट्राइड, देन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, ये दिया गया है, ठीक है ना। इसमें 3 तरह के डेटा हमें दिए हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होता है कि जिसमें नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दे विल बी एक्चुअली पुल्ड वीकली, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। तो नेचुरली पुल्ड बाय द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, वो पकड़ उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा। वेयर यही अगर पॉजिटिव चार्ज होता, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सब नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने के बाद इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए जो साइज होगा, साइज का ऑर्डर होगा N3-, O2- एंड F-। नाउ लुकिंग इनटू द डेटा प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक डेटा प्रोवाइडेड है 1.71, दूसरा डेटा प्रोवाइडेड है 1.36 और तीसरा डेटा प्रोवाइडेड है 1.40। तो सबसे बड़ा जो है, दिस डेटा वुड कम टू 1.7, यहाँ पे आएगा, 1.4 यहाँ पे आएगा, एंड 1.36 जो है यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आंसर वी कैन सी दैट इट शुड बी 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में the color of carbenophore is due to, it's a very interesting question. color of carbenophore किस लिए arise करेगा ना। हम लोगों को पता है कि कलर जो है जनरली arise करता है बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो क्या carbenophore में भी डी ट्रांजिशन होगा? अगर हम लोग carbenophore में उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा MnO4-। यहाँ पे अगर हम लोग देखें मैंगनीज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। +7 मतलब अगर मैंगनीज का हम लोग वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें, वहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3d5 4s2। यानी कि अगर MN7+ को हम लोग कंसीडर करें, इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा,
गन। तो नेचुरली डी ट्रांजिशन को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि डी में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कलर कैसे राइज करेगा। तो इसमें होता है क्या, मैंगनीज के जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके चलते क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव कर सकता है। एंड जो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे कि हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो कंपैरेटिवली लूजली हेल्ड होगा, तो ये क्या करेगा, मैंगनीज उस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा एंड मैंगनीज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज। यानी कि ऑक्सीजन को और मैंगनीज को अगर हम लोग कंसीडर करें +7 एंड ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके तरफ जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द लिगेंड एंड दिस इज द मेटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ मोमेंटरी चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्साइड टू मैंगनीज, ठीक है, और लिगेंड टू मेटल, एंड वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलर। एंड लुकिंग इनटू द ऑप्शंस, हमें जैसे दिया है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, क्योंकि वहां पे लिखा है द कलर इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। सो आंसर फॉर दिस इज 2। अगर हम लोग देखें कि ऐसा और कहाँ कहीं पे होता है क्या, यस, डाइक्रोमेट में भी यही सिचुएशन है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे assertion में दिया है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन are the main components in the atmosphere, but these do not react to form oxides of nitrogen. ये तो obviously fact है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो आपस में रिएक्ट करके ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन दे सकता है। जनरली ओके, NO इज एक्सपेक्टेड, बट ऐसा नहीं होता है। तो रीजन क्या दिया है इसका, the reaction between nitrogen and oxygen requires high temperature. That's true. मतलब इस टाइप का रिएक्शंस में जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें दे सकता था NO, लेकिन ये रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर काइनेटिकली स्टेबल स्पीसीज, इसलिए आगे रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में assertion जो है वो करेक्ट है, रीजन ये भी करेक्ट है, एंड इट इज अ फैक्ट that okay, they can exist together, and this statement is there in NCERT environmental chemistry. If we read, we will find that this statement is clearly mentioned over there. So answer for this one, that should be both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion, that is 4 is the answer for this. Question number 7 में दिया है which of the following compound is not an antacid. एंटासिड कौन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है सिमेटिडिन, ऑप्शन 2 फेनल्जिन, ऑप्शन 3 रेनिटिडिन, एंड ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, सिमेटिडिन दैट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एरांटिडिन ये भी एंटासिड का काम करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें तो अनडाउटेडली
ये करेगा एंटासिड का काम बिकॉज इटसेल्फ इज अ बेस। एंड दिस फेनल्जीन ये जो है दिस एक्ट्स एज एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, सो इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा दैट शुड बी 2। सो आंसर फॉर दिस वन दैट इज 2. It is a fact-based question. This phenelzine that is used as an antidepressant. Okay, and this is also clearly mentioned NCERT में। अगर हम लोग केमिस्ट्री in everyday life देखें, वहाँ पे ये चार्ट बना के क्लियरली दिया हुआ है। We'll find that this is used as an antidepressant. Now, next question. Question number 8. Okay, the question is in the context of Hall-Héroult process for the extraction of aluminium, which of the following statement is false? ये जो है Hall-Héroult process में हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ना। जब एल्यूमिना का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम लोग को पता है कि एल्यूमिना इज अ कोवेलेंट कंपाउंड और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। तो एल्यूमिना को क्या है डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज नहीं किया जाता, उसके साथ फ्यूजन मिक्सचर ऐड किया जाता है, जैसे कि CaF2 या NaAlF3 ट्रायलाइट वो ऐड किया जाता है, या फिर बोथ कैन बी एडेड। ठीक है ना। तो ये जो हम लोग ऐड करते हैं ट्रायलाइट या CaF2 ये जो ऐड करते हैं हम लोग, उसका काम होता है क्या? एक तो फ्यूजन टेम्परेचर को वो लो करता है, दूसरा क्या है उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन उसी में से है हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जो ऑप्शंस दिया गया है हमें, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है Al2O3 is mixed with CaF2 which lowers the boiling point of the mixture and brings conductivity। ये स्टेटमेंट सही है। Al2O3 जो है इसके साथ हम लोग CaF2 या ट्रायलाइट Na3AlO3 ये हम लोग ऐड कर सकते हैं, सॉरी Na3AlF6 हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे जैसे सवाल में दिया गया है एल्यूमिना के साथ CaF2 ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, ये स्टेटमेंट सही है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है Al3+ इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम। ठीक है। नाउ यहां पे जो है Al3+ ऑब्वियसली ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ रिड्यूस होके एल्यूमिनियम देगा एंड दैट ऑकर्स एट कैथोड। रिडक्शन है ये होगा। So aluminum is produced at cathode. That statement is also correct. Third point जो है cryolite that is Na3AlF6 serves as the electrolyte. Now ये electrolyte जो है Na3AlF6 ये अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ एल्यूमिना से तो एल्यूमिनियम हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो एल्यूमिना तो एब्सेंट रह नहीं सकता, तो उसको तो हमें ऐड करना ही होगा। तो जो मतलब हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, Na3AlF6 ये रहता है 85%, फिर एल्यूमिना Al2O3 ये रहता है 5%, CaF2 ये रहता है 5% एंड AlF3 ये रहता है 5%। तो ऐसे करके टोटल ये जो मिक्सचर है यही हमारा मोल्टन मिक्सचर which is actually electrolyzed। इस प्रोसेस में एल्यूमिना जो है दिस गोज ऑन कंज्यूमिंग एंड इसके बदले में ये जो कंजम्पशन होता है Al2O3 का, उसके बदले में हम लोग उसको ऐड करते रहते हैं एंड फाइनली वी गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट। यानी कि स्टेटमेंट 3 दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Na3AlF6 अकेला इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं करता। And last statement again if you see CO and CO2 are produced in this process। ये सही बात है, क्योंकि एनोड में जो है एनोड में हमें तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्साइड that gives us
O2 and इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ये जो कार्बन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्राफाइट रॉड एज एनोड इस्तेमाल करते हैं, उस एनोड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ मैचिंग टाइप क्वेश्चन। इसमें दिया है मैच द कैटलिस्ट टू द करेक्ट प्रोसेस। कैटलिस्ट जैसे TiCl3 है, PdCl2 है, CuCl2 है, V2O5 है, एंड प्रोसेस जो दिया है वेकर प्रोसेस है, जिगलर-नाटन पॉलीमराइजेशन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है एंड डेकन प्रोसेस है। Now this is an informative question and the informations are clearly given in NCERT also. This is TiCl3. TiCl3 is used for Ziegler-Natta polymerization. ठीक है। PdCl2 जो है that is used in Weger process. CuCl2 यूज किया जाता है डेकन प्रोसेस में एंड V2O5 that is used in contact process. ओके, सो लुकिंग इनटू द ऑप्शंस हम लोग अगर देखें तो इसमें ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन, क्योंकि ऑप्शन 1 में यही सब जो लिंक्ड है प्रॉपर्ली गिवन है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट फॉर TiCl3, वेकर प्रोसेस के लिए PdCl2, डेकन्स प्रोसेस के लिए CuCl2 एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए V2O5। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is again a question from organic chemistry and a simple one. यहाँ पे दिया है this CH3 पैरामिथाइल एनिलीन, इसको NaNO2 HCl at 0 to 5 degree centigrade treat area product D which is then treated with CuCl KCl, okay, and heat product is E plus N2। हमें पूछा है ये जो E है ये क्या है। Now ये पहला reagent very well known reagent, you know that this is used for diazotization। so ये जो aniline group है ये क्या होगा, NH2 group that is diazotized to give the diazonium salt। तो ये हो जाएगा हमारा डायजोनियम सॉल्ट, एंड इसको जब हम लोग CuCl KCl से हीट करेंगे, द रिएक्शन इज सैंडर रिएक्शन, तो इसमें ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस कन्वर्ट्स टू साइनाइड, नीचे वाला ग्रुप अनटच्ड रहेगा एंड N2 is evolved। So looking into the options we can see that answer for this one is 2। Now question number 11। Question number 11 में given है, that is also an informative question, which polymer is used in the manufacture of paints and lacquers। The options given are glyptal, polypropylene, polyvinyl chloride and bakelite। The answer for this one is glyptal। Okay, glyptal, this polymer is used for the manufacture of paints and lacquers। It is actually a polymer of phthalic anhydride and glycol। Okay, तो उससे जो polymer बनेगा that is used for manufacture of these paints and lacquer। This is also given clearly in NCERT, ये चार्ट बना के पूरा दिया हुआ है। So answer for this one is glyptal, that is given in option 1, so therefore 1 is the answer। Question 12। Question 12 में the number of geometrical isomers that can exist for square planar complex। Okay, the complex given for consideration is PT
Cl Py pyridine, NH3 ammonia and NH2OH that is hydroxylamine। ठीक है, तो इसमें ये कितना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑफ द टाइप M A B C D। You will find that again in NCERT also it is clearly mentioned, ये जो है ये टोटल 3 आइसोमर्स दे सकता है। तो 3 आइसोमर्स क्या होगा? जैसे हम लोग अगर ABCD ये 4 लिगेंड्स को समझते हैं, तो इसमें जो 4 आइसोमर्स हमारा होगा वो क्या होगा? किसी एक को हम लोग फिक्स कर देते हैं M, लेट अस से B C D, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? अगेन कीप दिस A फिक्स्ड, B यहाँ पे we can put D and C, and the other one will be again A। जैसे A के साथ अपोजिट में C है, D है, ऐसे we can put B। So these are the 4 stereoisomers or geometrical isomers which are possible for this complex MABCD type. So answer for this one will be 3, and according to the question इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 is given in 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 होगा आंसर। Now question number 13 में that's a question from physical kinetics से क्वेश्चन है। दिया है हायर ऑर्डर दैट इज ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर। किस लिए ये रेयर होता है? नाउ हायर ऑर्डर में हम लोग जानते हैं बेसिकली क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में कितना स्पीसीज इन्वॉल्व है उसको रिलेट करके हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कितना मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर पाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द गिवन क्वेश्चन। लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कॉलिजन, नो। यस, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे दिया है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन्स ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओके दो स्पीसीज के बीच कॉलिजन जो है दैट इज प्रोबेबल, रादर मोर प्रोबेबल। 3 के बीच कॉलिजन होना काफी लेस प्रोबेबल है, फिर भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा इकट्ठा मतलब 4-5 मॉलिक्यूल या उससे भी ज्यादा मतलब कोलाइड करेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या कहा जाता है, मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर जनरली उसका वैल्यू ग्रेटर देन 3 नहीं होता। ठीक है, तो लुकिंग इनटू द ऑप्शंस वी कैन सी दैट आंसर 4 इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज पूछा है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। Br2 है, I2 है, ICl है एंड Cl2। नाउ इनमें से रिएक्टिव कौन सा है सबसे ज्यादा? अगर हम लोग देखें ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है, दिस बॉन्ड इज पोलर। एंड वी नो दैट अगर हम लोग हैलोजेंस और इंटर हैलोजेंस को कंपेयर करें, इंटर हैलोजेंस का रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन छोड़ के बाकी आप कोई भी हैलोजन के कंपैरिजन में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड। ओके, सो आंसर फॉर दिस वन इज ICl, दैट इज आंसर विल बी 3 for this. Okay, now the next question, question number 15. It is a question from electrochemistry. यहाँ पे दिया है 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पास किया, और पास करने के इसको पास कर रहे हैं हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू जब 2 फैराडे पास करेंगे
तो पूछा है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। नाउ हम लोग जानते हैं फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, एक फैराडे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करता है, 1 फैराडे हमेशा डिपॉजिट करेगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यहां पे 2 फैराडे हम लोगों ने पास किया, तो 2 फैराडे ये क्या करेगा, दैट विल गिव 2 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड यहां पे सब्सटेंस क्या है, कॉपर है। नाउ कॉपर Cu2+ ये क्या करता है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही एक कॉपर देगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है, क्योंकि एक Cu2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। सो वी कैन से देयरफॉर 2 इक्विवेलेंट और 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, जिसमें कॉपर का वेट कितना है, 63.5 ग्राम एटॉमिक वेट है। तो कॉपर डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, 63.5, एंड हेंस लुकिंग इनटू द ऑप्शंस वी कैन सी दैट आंसर इज 1 फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल है, it is added to 50 ml acetic acid solution जिसका नॉर्मलिटी है 0.06 नॉर्मल, ठीक है, in the flask. After an hour it was filtered and the strength of filtrate was found to be, that is finally जो स्ट्रेंथ बचा है वो कितना है, 0.042 नॉर्मल, ठीक है। पूछा है द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना है। इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस केमिस्ट्री एब्जॉर्प्शन चैप्टर से है। एनीवे इसको हम लोग मोल कांसेप्ट का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओरिजिनल सोल्यूशन हमें गिवन है, इस सोल्यूशन में हम लोगों ने 3 ग्राम चारकोल का टुकड़ा डाल दिया। वो चारकोल क्या किया, एसिटिक एसिड को एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्ब करने से एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में घट गया। तो पूछा कितना एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि MEQ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब वो कितना हो जाएगा, दैट शुड बी वॉल्यूम इनटू इसका ओरिजिनल कंसंट्रेशन था 0.06 माइनस 0.042, ये हो जाएगा MEQ ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। हमें क्योंकि पूछा गया है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो कि मिलीग्राम में आंसर देना होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ CH3COOH एब्सॉर्ब्ड कितना होगा, that should be 50 into this value, that is 0.018, कितना हो जाएगा, MEQ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 करने से हमें क्या मिल जाएगा, we'll get EQ एंड इनटू क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मतलब इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो इतना ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब होगा इस प्रोसेस में, और इसको एब्सॉर्ब करेगा कौन, 3 ग्राम ऑफ चारकोल। सो 1 ग्राम ऑफ चारकोल कितना एब्सॉर्ब कर सकता है, 1 ग्राम ऑफ चारकोल विल एब्सॉर्ब 50 into 0.018 into 60 by 1000 divided by 3, इतना ग्राम करेगा। एंड अगर mg में हम लोग देखें तो इतना mg पर ग्राम ऑफ चारकोल एब्सॉर्ब करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये सब कुछ कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 18 mg, ये आंसर आएगा। एंड
लुकिंग इनटू द ऑप्शंस वी कैन से दैट 18 mg जो है ये दिया हुआ है 4 में, तो आंसर जो है दैट शुड बी 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है the synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by. This is a question from alkyl halide chapter organic chemistry. Informative question again. Rx इसको अगर हम लोग alkyl fluoride कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो Rx जहाँ पे X is generally chlorine या bromine, इसको हम लोग AgF या Hg2F2 या SbF3 ये सब से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस गिव्स अस Rf प्लस जैसे AgF होगा तो Agx होगा या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीसीज हमें मिलेगा, जैसे Hg2X2 या SbX3 ये सब मिलेगा. ये रिएक्शन का नाम है Schwarz रिएक्शन. ठीक है. सो लुकिंग इनटू द ऑप्शन वी कैन सी दैट यहाँ पे जो आंसर होगा दैट शुड बी 3. एक्चुअली क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन रिलेट करके, मतलब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड हम लोग बना सकते हैं एल्केन को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके, लेकिन फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली नहीं करते बिकॉज फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है एंड रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लोसिव. तो इसलिए उसको इनडायरेक्टली बनाया जाता है. क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाने के बाद अगर हम लोग उसको AgF या Hg2F2 या SbF3 ये सब से ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, वी कैन गेट द एल्काइल फ्लोराइड. दैट इज इट इज डन इनडायरेक्टली. ठीक है. और ये रिएक्शन का नाम है Schwarz रिएक्शन. आंसर शुड बी 3 फॉर दिस. नाउ 18, क्वेश्चन नंबर 18. यहाँ पे जो है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कॉमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग इज C8H7SO3Na. ठीक है. इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 206 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है. नाउ व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, बाय द रेजिन when expressed in mole per gram resin. This is a question from softening of water. Hydrogen chapter में हमें मिलेगा water का softening में. Even in physical also we do this thing कि यहाँ पे क्या होता है, this ion exchange resin calcium ion को क्या करेगा, exchange करेगा for sodium. Now अगर चार्ज बैलेंस हम लोग करें, कैल्शियम में 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम में 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इसका अगर 2 मोल लेंगे वो 1 मोल कैल्शियम को एक्सचेंज कर पाएगा. यानी कि इसको लिखने से हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट दैट C8H7SO3 होल ट्वाइस Ca प्लस 2Na प्लस. ठीक है. तो दिस इज द रिएक्शन. तो वी कैन सी दैट अगर 2 मोल यहाँ पे लग रहा है उसका वेट कितना होगा, 412. यानी कि वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस यूटिलाइजेस 412 ग्राम ऑफ गिवन रेजिन. ठीक है. तो उस हिसाब से हमें जैसे पूछा है what is the maximum uptake of calcium ion by the resin when expressed in mole per gram of resin. So therefore in mole per gram of resin हमारा आंसर क्या होगा, 1 mole of calcium by 412 gram of resin. So this is the answer. And looking into the options you can see that it is given in option 3. So answer is 3 for this. Question number 19. 19 में which of the vitamins given below is water soluble? It is a clearly information based question and it is a question from again
the important chapter, that is chemistry in everyday life. और बायोमोलिक्यूल्स में भी ये पोर्शन हमें मिल सकता है. इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल्स में वी कैन गेट इट. तो बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन, इफ वी सी विटामिन, तो वहां पे विटामिन बी एंड सी ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल है. वाटर सॉल्युबल. ठीक है. यहां पे ऑप्शंस में जैसे हमें दिया है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन सी. सो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी. दैट इज, इसके लिए आंसर इज 4. प्योरली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो क्लियरली गिवन इन एनसीईआरटी. ये चार्ट बना के वहां पे दिया हुआ है कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है. विटामिन सी इज द आंसर फॉर दिस. सो फॉर दीज चैप्टर्स reading NCERT is very important. Question number 20. Question number 20 जो है, question है intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube of distance between the molecule is. Intermolecular इंटरैक्शन किसके लिए, प्रोपोर्शनल टू इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल. ये जो क्वेश्चन है ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बताया गया है. अब वो इंटरैक्शन हम लोग किस हिसाब से सोचे, क्या फोर्स के हिसाब से सोचे, क्या हम लोग एनर्जी के हिसाब से सोचे. सो सिंस इट इज नॉट क्लियर कि हम लोग किस हिसाब से इसको आंसर दें, यहाँ पे दो आंसर हो सकता है. अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आप लोग देखिएगा ये लिखा हुआ है. ना यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है हमें, जैसे आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r to the power 4. दिस इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर देखें, ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ 1 by r³. फिर दूसरा जो है लंदन फोर्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r to the power 6. तीसरा जो है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r to the power 3. In terms of force, all these which I am writing here, these are all in terms of force, and the other one is ion-ion interaction. This is simple, all of you know. This is proportional to 1 by r². Now, अगर एनर्जी के हिसाब से हम लोग देखें, एनर्जी के हिसाब से ये आंसर आता और फोर्स के हिसाब से देखें तो ये आंसर है. क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि किसके हिसाब से हम लोग इसको कंसीडर करें, बट कंसीडरिंग द फैक्ट गिवन इन एनसीईआरटी, इट इज मेंशन दैट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के लिए जो रेडियस के साथ रिलेशन है दैट इज 1 by r³. We will take, according to me, the answer for this one should be 3, not 1. Now the fact is, हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्यों हम लोग ले रहे हैं आंसर, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, ये स्टेटमेंट भी क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है. तो कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट्स के पास जो डेटा होता है, जो सोर्स होता है, उसको लेके हम लोग इसी आंसर को चुनेंगे. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द आंसर फॉर दिस वन. दैट इज आंसर इज 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21.
Question number 21 is a question from chemical equilibrium in physical chemistry. यहाँ पे ऐसे given है following reaction is performed at 298 Kelvin. Reaction जो हमें दिया है twice NO plus O2, these are all gases, giving twice NO2 gases. ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि the standard free energy of formation of NO delta G naught F NO का कितना है 86.6 किलोजूल पर मोल. ठीक है, एंड एलिमेंट के लिए हम लोग जानते हैं डेल्टा G naught फॉर्मेशन F ऑफ O2 ये कितना होता है 0 होगा. एंड सवाल में पूछा गया है what is the standard free energy of formation of NO2, that is delta G naught F of NO2 ये कितना है ये पूछा गया है. हमें और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एट दिस टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका Kp that is 1.6 into 10 raised to the power 12 ये दिया गया है. ना हम लोग को पता है कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में क्या होता है डेल्टा G नॉट रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KQ. यहां पे जैसे Kp दिया हुआ है Kp. ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें और नेचुरल लॉग के फॉर्म में लेंगे तो नेचुरल लॉग के फॉर्म में हमें ये जो 2.303 टर्म है ये नहीं चाहिए. दैट इज वी कैन आल्सो राइट दिस वन एज माइनस RT ln Kp. ठीक है, तो हमारा पहला टास्क इस केस में क्या होगा डेल्टा G नॉट रिएक्शन निकालना. नाउ डेल्टा G नॉट रिएक्शन ये क्या होता है समेशन ऑफ डेल्टा G नॉट F ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा G नॉट F ऑफ रिएक्टेंट. तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या है NO2 उसी का पूछा है तो 2 इंटू लेट इट बी x, हमें वही निकालना है x निकालना है. माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 86.6 किलो जूल में है ये, एंड साथ में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जैसे हम लोग जानते हैं ये क्या है 0 है. ठीक है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं therefore 2x माइनस 2 इंटू 86.6 ये किलो जूल में है. अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहे और x को भी जूल में ले तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब ये जूल्स में हो जाएगा. एंड देन दिस x ये जो है ये भी किस में हो जाएगा जूल्स में ही हमें मिलेगा. क्यों जूल में, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेल्टा G नॉट का वैल्यू हमें वो जूल में लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना दिस शुड बी इक्वल टू माइनस RT ln Kp. तो देयरफॉर 2x कितना हो गया 2x हो गया 2 इंटू 86,600 माइनस RT ln Kp. So therefore x कितना हो गया x is equal to 1/2 into 2 into 86,600 minus RT ln Kp. अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 में ये दिया गया है कि जो x का वैल्यू है वो कितना होगा 0.5. यस 1/2 इज 0.5 इंटू 2 इंटू 86,600 माइनस r t जो है 298 क्योंकि टेम्परेचर वहां मेंशन किया है 298 ln Kp का वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड है. सो दिस इज द आंसर गिवन. So for this answer will be 3. Here simply put T as 298 and Kp as 1.6 into 10 raised to the power 22 and we get our answer. Answer 3.
Now question 22. Question 22, which of the following compound is not colored yellow? This is an informative question from qualitative analysis. यहाँ पे हमें जो compounds दिया गया है K3CO NO2 whole 6 potassium cobalt nitride. We know potassium cobalt nitride is yellow in color. Next NH4 3 AS MO3 O11 sorry O10 O4 this. ठीक है, एमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट, इसका भी कलर क्या है? येलो है. बेरियम क्रोमेट, his undoubtedly color is yellow. एंड लास्ट जो दिया हुआ है Zn2 Fe CN6, this is a white solid. तो हमारा सवाल था कि जो चार ऑप्शंस है उनमें से कौन सा येलो नहीं है, एंड द आंसर फॉर दिस वन इज जिंक फेरोसाइनाइड, एंड द आंसर फॉर दिस वन एज पर ऑप्शंस इज 4. Now, question number 23. Question number 23 में there is a question from Carrier's method. Actually, organic qualitative analysis उस chapter में determination of percentage composition of organic compounds, वहाँ पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं. NCERT में this chapter is there in the form of purification and characterization of organic compounds. So Carrier's method में estimation of halogens, यहाँ पे जो information दिया है कि 250 mg of organic compound हमें दे रहा है 141 mg of AgBr. ठीक है, now यहां से हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना है. ऑल्दो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, हम लोग इसको बेसिक आइडिया ऑफ मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम लोग जस्ट देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी ब्रोमीन होगा, दैट एंटायर ब्रोमीन इज कन्वर्टेड टू AgBr. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रोमीन का जितना मोल्स होगा उतना ही मोल AgBr का भी होगा. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि NAgBr कितना आया, दैट इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 148. Ag का 108, ब्रोमीन का 188, 108 सिल्वर का और 80 ब्रोमीन का. तो ये हो गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्योंकि ये सब वेट कितना में दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है. तो इतना है, एंड वी कैन से दैट इज आल्सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ब्रोमीन. सो देयरफॉर वेट ऑफ ब्रोमीन कितना होगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स मिलीमोल्स ऑफ ब्रोमीन इतना होता है तो वेट ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा उसका मिलीमोल्स इनटू उसका एटॉमिक वेट जो कि 80. तो ये हो गया हमारा वेट ऑफ ब्रोमीन इन मिलीग्राम. ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, ये मिलीग्राम में है. अगर ग्राम में होता तो हम मोल लिखते, यहाँ पे मिलीग्राम में है तो हम लोग मिलीमोल लिख रहे हैं. तो जितना मिलीमोल AgBr होगा उतना ही मिलीमोल ब्रोमीन होगा. तो यहाँ पे इतना मिलीमोल ब्रोमीन है, उसको उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग वेट ऑफ ब्रोमीन इन मिलीग्राम. सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन अब कितना होगा? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा ये वेट ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. एंड इसको पूरा कैलकुलेट करने से हमें जो आंसर आता है वी गेट 24%.
सो लुकिंग इनटू द ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 4. Now question number 24. Question number 24 जो है is a question from solid state in physical chemistry. Sodium metal crystallizes in a body-centered cubic lattice with a unit cell age of 4.29 angstrom. The radius of sodium atom is approximately कितना है? Now body-centered cubic हम लोग उसका अरेंजमेंट जानते हैं. ये अरेंजमेंट है, ये कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर. अगर हम लोग यहां से देखें तो ये जो है डिस्टेंस ऑपोजिट कॉर्नर और सेंट्रल एटम को लेके वो डिस्टेंस होता है 4r. एंड हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वो कितना होता है √3a. सो 4r इज इक्वल टू √3a. सो देयरफॉर r कितना हो जाएगा √3a/4. एंड यहाँ पे डेटा जो प्रोवाइडेड है √3 और a का वैल्यू जो दिया हुआ है एज लेंथ दैट इज 4.29 angstrom divided by 4, and if we do the calculation we get 1.86 angstrom. Okay, so therefore answer for this one is 4. Now next question 25. That's again a very simple question. हमें पूछा गया है which of the following compound will exhibit geometrical isomerism. Geometrical isomerism कौन दिखाएगा? हम लोग जानते हैं साइक्लिक सिस्टम या फिर डबल बॉन्डेड सिस्टम जो है वो geometrical isomerism दिखा सकता है. जो ऑप्शंस दिया गया है these are all double bonded system. एंड डबल बॉन्डेड सिस्टम में क्या होता है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर अनसिमेट्रिकल ग्रुप रहे तब क्या है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा. किसी भी एक साइड में अगर सिमेट्रिकल ग्रुप्स रहे तो मॉलिक्यूल फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा. सो कंसीडरिंग दैट एंड द ऑप्शंस गिवन लेट अस सी क्या क्या मॉलिक्यूल्स दिया है. जैसे पहला मॉलिक्यूल है 3-phenyl-1-butene. 3-phenyl-1-butene. This is 1-butene and 3-phenyl means this. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये सिमेट्रिकल है तो ये नहीं दिखाएगा. दूसरा ऑप्शन क्या है 2-phenyl-1-butene. अगेन 1-butene 2-phenyl means this one. सेम थिंग यहाँ पे भी क्या है दोनों ग्रुप सिमेट्रिकल है नहीं दिखा सकता. तीसरा जो है 1,1-diphenyl-1-propane. I guess that 1-propene होगा वो 1,1-diphenyl-1-propene. तो अगर 1-propene है ये 1-propene है 1,1-diphenyl means PH. तो यहाँ पे भी क्या है ये दो ग्रुप सेम है तो फिर ये भी नहीं दिखा पाएगा. यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है लेकिन ये साइड में दोनों ग्रुप क्या है सिमेट्रिकल. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1-phenyl-2-butene. दिस इज 2-butene. फिर 1-phenyl क्या है यहाँ पे फिनाइल है 1-phenyl एंड 2-butene. तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके अराउंड H है और ये ग्रुप है, इसके अराउंड मिथाइल है और H है. तो इसमें क्या है दोनों साइड में अनसिमेट्रिकल ग्रुप्स है तो इसलिए क्या होगा यही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा. सो आंसर फॉर दिस वन विल बी 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन P0 acetone that is 185 torr
एंड इसमें जब 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया गया कितना 1.2 ग्राम, देन 100 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वेट ऑफ एसीटोन जो दिया गया है दैट इज 100 ग्राम, ठीक है। इट्स वेपर प्रेशर इज 180 टॉन, यानी कि पी एसीटोन इन केस ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है 183 टॉन, ठीक है। हमें पूछा गया है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या है इन सॉल्यूट, हाउ मच, ये हमें पूछा गया है ना। हम लोग को पता है फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग डालते हैं तो उसमें क्या होता है वेपर प्रेशर कम होता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग का फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू क्या होता है NB बाय Na, जहां पे B क्या है सॉल्यूट है एंड A क्या है सॉल्वेंट है, मतलब दिस इज एसीटोन एंड दिस वन इज द सॉल्यूट दैट हैज बीन एडेड। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहां पे P नॉट दिया है 185, PS दिया है 183 by PS 183 should be equal to NB by Na। NB में वेट कितना है 1.2 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय Na। Na कितना हो जाएगा 100 ग्राम इनटू एसीटोन, एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें we find that MB will be equal to that is approximately 64. So therefore answer for this one, looking into the options we can see it is given as 1. Now 27. Question number 27. It's a question from inorganic chemistry, informative question. दिया है from the following statements regarding H2O2, choose the incorrect statement. It decomposes on exposure to light. Obviously H2O2 decompose कर जाता है to give water and oxygen on exposure to light. और इसीलिए क्या होता है इसको स्टोरिंग जो किया जाता है that is done in a dark colored plastic bottle, जिससे कि लाइट पास ना कर पाए, या फिर द बॉटल शुड बी लाइंड विद वैक्स, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 में जो दिया है इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल इन डार्क, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, यस डस्ट से इसको अवे रखना है क्योंकि डस्ट क्या करता है इट कैटालाइजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन जो है इट कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि H2O2 जो है ये दोनों ही का काम कर सकता है, दैट इज इट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, एंड हम लोग जानते हैं यहां से अगर O2 बनेगा 0 हो जाएगा, तो -1 से 0 ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि इस केस में H2O2 विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड फिर ये H2O में भी कन्वर्ट हो सकता है जहां पे इसका ऑक्सीजन स्टेट होगा ऑक्सीजन का -2, तो ये रिड्यूस हो रहा है यानी कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जब भी कोई एलिमेंट एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, इंटरमीडिएट मींस उसका हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में, तो वो दोनों का काम कर सकता है, तो यहाँ पे भी H2O2 कैन एक्ट एज बोथ। सो आंसर फॉर दिस वन विल बी 4.
28 is which one of the following alkaline earth metal sulfates has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy. now बच्चों देखो डेल्टा H हाइड्रेशन अगर लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता है उस केस में क्या होगा, वो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होगा। ना जो भी ऑप्शंस हमें दिया गया है, हमें दिया गया है BeSO4, BaSO4, SrSO4 एंड CaSO4, ये चार ऑप्शन दिया गया है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये जो है रिएक्ट मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं करता, डिसॉल्व नहीं करता, डिसॉल्व नहीं करता, दिस डिसॉल्व्स। मैग्नीशियम सल्फेट भी ग्रुप 2 का डिसॉल्व करता है। तो ये डिसॉल्व जब करेगा, क्या कंडीशन चाहिए हमें कि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा दैट शुड एक्सीड द लैटिस एनर्जी, तभी डिसॉल्व कर पाएगा। सो BeSO4 इज द सब्सटेंस जिसका हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी को एक्सीड करेगा। सो आंसर फॉर दिस वन इज 1. Now next question 29. Question number में it's a question again from chemical equilibrium. यहाँ पे दिया है standard gives energy change at 300 Kelvin for the reaction given is 2A giving B plus C, इसका डेल्टा G नॉट रिएक्शन दिया है 2494 joules. At a given time, the composition of the reaction mixture is A का composition है हाफ कंसंट्रेशन उसका, B का 2 है और C का हाफ है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, सवाल है रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, जबकि R का वैल्यू है 8.314 एंड E का जो वैल्यू लेना है दैट इज 2.718, ये वैल्यू लेना है। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैड डिस्कस्ड। हम लोग को पता है डेल्टा G नॉट रिएक्शन इज माइनस RT ln K, ठीक है। डेल्टा G नॉट रिएक्शन लेट अस पुट इट हियर 2494 माइनस R का वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर जो गिवन है, टेम्परेचर का वैल्यू गिवन इज 300 ln K। इसको सॉल्व करने से वी गेट ln K that is equal to -1. So therefore K क्या हो जाएगा, K should be equal to 1 by E, log to the base E यहाँ पे एक्चुअली है तो 1 by E and this value comes out to be 1 by 2.718. Now this value is definitely we can see less than 1 and हमें डायरेक्शन पूछा है। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं और उस रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम लोग देखते हैं कि Q का वैल्यू दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट से ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। अगर दोनों इक्वल है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड अगर Q का वैल्यू कम होता है तो इसका मतलब फॉरवर्ड में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे Q निकालेंगे। Q क्या हो जाएगा, दैट शुड बी B इंटू C डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर। तो B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू कितना है 1/2 एंड इसका वैल्यू 1/2 का स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 एंड वी कैन सी दैट दिस इज ग्रेटर देन Kc। सो अगर Q ग्रेटर देन Kc हो गया, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो बैकवर्ड इज द आंसर एंड इसमें लुकिंग इनटू द ऑप्शंस वी कैन सी दैट आंसर फॉर दिस वन इज 1।
Now the last question, question 30. Which one has the highest boiling point? Highest boiling point हमें जो दिया गया है Ag, krypton, xenon, helium. ये सब नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस में और किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता है सिवाय वैन डर वाल्स इंटरेक्शन. तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन अगेन किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड एटॉमिक वेट. तो इस हिसाब से हम लोग देखें यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका है? ज़ेनॉन का. तो इसलिए ज़ेनॉन का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाईएस्ट. सो लुकिंग इन द ऑप्शंस वी कैन सी दैट आंसर फॉर दिस वन विल बी 3. ओके.